इस तरीके से उनमें ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। वह समूह अथवा मित्र मंडली के साथ संबंध, यहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि अपने समवयस्क जो मित्र हैं, मित्रों के साथ किशोरों का जो संबंध होता है उसका भी उनके अपने विकास और समायोजन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किशोर धीरे धीरे अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों से दूर चला जाता है। वह अपना अधिकांश समय अपने समवयस्क मित्र मंडली के साथ बिताने की चेष्टा करता है। वह अपने वय समूह के आदर्शों मान्यताओं को बहुत सम्मान देता है और उसके प्रति एक प्रकार का उसका हृदय में भक्तिभाव सा पैदा हो जाता है। अपने स्थान और सम्मान को अपने वय समूह में बनाए रखने के लिए वह निरंतर प्रयत्नशील रहता है और जो उसके वय समूह या मित्र मंडली द्वारा उसे काया, डरपोक, निठल्ला बच्चा कहलाने की कल्पना मात्र से ही वह बेचैन हो उठता है और इस तरह से वह यह करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की परेशानियां का शिकार भी होता चला जाता है। तो इस तरीके की ये भी समस्याएं बच्चों में, किशोरों किशोरियों में देखी जाती हैं। आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, आइडियलिज्म और रियलिज्म, ये दोनों बातें बच्चों में देखी जाती हैं। एक किशोर स्वभाव में आदर्शवादी होता है। वह आदर्श समाज की स्थापना करना चाहता है। वर्तमान परिस्थिति और घटना से वह संतुष्ट नहीं होता है और प्रायः सब कुछ बदल डालने की जो उसकी प्रबल इच्छा होती है उसके बारे में वह सोचता रहता है। वह ऐसे प्रश्नों में उलझा रहता है जो कि संसार उसको कहाँ ले जा रहा है, जीवन का प्रयोजन क्या है, मानवता क्या है, देश में इतनी अधिक गरीबी क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, चोरी चकारी क्यों है, अमीर गरीब क्यों है, गरीब और गरीब होते क्यों चले जा रहे हैं। इस प्रकार के वह सभी दुख दर्द के बारे में सोचता है। वह आदर्श समाज के निर्माण के लिए अपने को संजोता है, तैयार करता है और परंतु उसके ये सपने ही बने रहते हैं क्योंकि आदर्शों की खोज में वह यथार्थ से आँख मूंद लेता है और वास्तव में अनुभव की कमी और अपरिपक्वता उसका संबंध यथार्थ से काट कर उसे काल्पनिक उड़ाने भरने के लिए छोड़ देती हैं और वह असंभव को संभव बनाना चाहता है और जब वह यह नहीं कर पाता है तो बहुत परेशान और बेचैन उठता है और इसके परिणाम स्वरूप वह संवेगात्मक और मानसिक संतुलन खो बैठता है। अब या तो वो फोड़ तोड़ और विध्वंसक कार्यों द्वारा अपना रोष प्रकट करता है अथवा अपने ही स्वप्न संसार में मस्त रह करके निष्क्रिय और अकर्मण्य बन जाता है। ये दोनों चीज़ें उसको कहीं न कहीं क्रूसती रहती हैं, उसको परेशान करती रहती हैं। तीसरा है व्यावसायिक चुनाव संबंधी समस्याएं, प्रॉब्लम्स विथ रिगार्ड्स टू वोकेशनल चॉइस। प्रायः किशोरावस्था के दौरान ही प्रत्येक किशोर के सामने व्यावसायिक चुनाव की समस्या भी खड़ी हो जाती है। इसे अपने पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का चुनाव करना होता है जो आगे चल कर के उसके भविष्य को निर्मित कर सकें या भविष्य के व्यवसाय में सहायता कर सकें। कई किशोर तो हाई स्कूल अथवा हायर सेकेंडरी के पश्चात निश्चित रूप से मेडिकल, इंजीनियरिंग अथवा किसी अन्य व्यवसाय, खेती बाड़ी, दुकान, धंधे आदि में लग जाते हैं और उचित व्यावसायिक पाठ्यक्रम या व्यवसाय के चुनाव में उन्हें काफ़ी परेशानी का अनुभव भी करना पड़ता है और इसके अतिरिक्त अभी उनकी रुचियाँ, अभिरुचियाँ, योग्यताओं को अपने संपूर्ण रूप में विकास नहीं हो पाता है। अतः क्या चुने क्या ना चुने, इस प्रकार की असमंजस्यपूर्ण स्थिति उन्हें काफ़ी परेशान कर देती है। अतः इस अवस्था में एक किशोर के लिए अपनी रुचियों, अभिरुचियों, आवश्यकताओं के अनुकूल व्यवसाय चुनने में पर्याप्त निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। इस तरीके से जो ये सारी बातें हमने आपके सामने 7-8 बातें रखी, ये बच्चों को बहुत परेशान करती हैं और इससे वो काफ़ी चिंतित भी रहते हैं, काफ़ी ग्लानि, निराशा, कुंठा के शिकार भी हो सकते हैं और अगर स्थिति ज़्यादा बिगड़ती है तो बच्चे या तो अंतर्मुखी हो जाते हैं, एकदम साइलेंट हो जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं या फिर इतना विद्रोही हो जाते हैं कि घर से भाग जाना, मारपीट करना, आत्महत्या तक करना या विद्रोही स्वभाव भी बन जाता है। तो इस सब के प्रति काफ़ी सजग, जागरूक रहना चाहिए माता पिता को और बच्चों की इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं
और इन समस्याओं से रिलेटेड जो आवश्यकताएं हैं उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, उसको भी कोशिश करें कि उसकी पूर्ति हो जाए या उसको सही दिशा निर्देश की बहुत ज़रूरत होती है। इस तरीके से किशोरावस्था की कुछ प्रमुख आवश्यकताएं भी हैं, इसको हम समस्या नीड्स बोल सकते हैं, है ना। ए फ्यू इम्पॉर्टेंस नीड एंड एडोलेसेंस ऑफ एडोलेसेंस। तो किशोरावस्था के अनुभव की जाने वाली जो प्रमुख आवश्यकताएं, अगर हम उसको संक्षेप में देखें तो 3 प्रमुख मांगे हैं: भौतिक, सामाजिक और संवेगात्मक। भौतिक या शारीरिक आवश्यकताओं के क्षेत्र में किशोर को अपने शारीरिक परिवर्तनों से समझौता करना होता है तथा अपने इन परिवर्तनों को दूसरों को अच्छी तरह से दिखलाने की आकांक्षा भी उसके अंदर ही होती है। सामाजिक आवश्यकता को लेकर के वह अधिक से अधिक सामाजिक बनता जाता है तथा अपनी मित्र मंडली या वय समूह में अपना स्थान बनाना चाहता है और उसमें अपने आप को आत्मसात करना चाहता है। संवेगात्मक पहलू से वह अपने वय समूह, मित्र मंडली में यथेष्ट सम्मान एवं प्रशंसा प्राप्त करना भी चाहता है, उसके लिए लालायित भी रहता है। वह अपने माता पिता, गुरुजन, बड़े से प्यार, दुलार, सुरक्षा, सम्मान भी चाहता है। वह अपने माता पिता तथा बड़ों के अंकुश से स्वतंत्र होने तथा अपनी बढ़ती हुई कामेच्छाओं की संतुष्टि भी वह किसी न किसी माध्यम से करना चाहता है। तो महत्वाकांक्षा के संदर्भ में अगर किशोरों के बारे में सोचा जाए तो यह कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है कि भविष्य के लिए जितने सपने और वर्तमान को जीने के बारे में जितनी अभिलाषाएं और महत्वाकांक्षाएं किशोरावस्था में दिखाई देती हैं, वे और किसी जीवन काल में नहीं दिखाई देती। तो संक्षेप में किशोरों की इस प्रकार की महत्वाकांक्षाओं को हम कुछ निम्नवत ढंग से आपको बता सकते हैं। सबसे पहले दूसरों के सामने, विशेष करके जो विपरीत लिंग के सदस्य हैं, अधिक से अधिक सुंदर, अधिक से अधिक पुरुषोचित, स्त्रियोचित मॉडलों को दिखाने की उनकी इच्छाएं होती, उनकी महत्वाकांक्षाएं होती और ये काफ़ी प्रबल होता है। दूसरा है माता पिता, परिजन, अध्यापक, सहपाठी, हमजोली से अधिक ध्यान, प्यार और सहयोग पाने की भी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं होती हैं उनकी। सभी को आकर्षण, चाहत और प्रशंसा का केंद्र बनाने की भी इच्छाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। अपनी पसंद या किसी प्रसिद्ध अथवा बहुउपयोगी शैक्षणिक व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेश पाने की भी उनकी आवश्यकता होती है। सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने की इच्छा हेतु एक अच्छे जीवन साथी पाने की इच्छा होती है, आवश्यकता होती है। जीवन के किसी भी इच्छित क्षेत्र में या प्रतिष्ठित समझे जाने वाले क्षेत्र में कुछ कर दिखाने, कुछ कर सकने, करके यश बटोरने की भी आवश्यकता और इच्छा होती है। अगला है दूसरों के लिए कुछ करने की महत्वाकांक्षाएं, जिसमें समाज हो गया, देश हो गया, धर्म हो गया के हितार्थ अपना तन, मन, धन, जीवन से अपना योगदान देने और बलिदान देने की भी इच्छाएं काफ़ी प्रबल होती हैं। समाज और देश में जो भी बुराइयां, भ्रष्टाचार व्याप्त है उसे समाप्त करने की भी इच्छाएं, आवश्यकताएं होती हैं। जिनके जीवन और कार्यों को आदर्श मान लेते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके जैसा कार्य करने के लिए, उनकी जैसे बनने के लिए भी काफ़ी इच्छाएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। अपने माता पिता, परिजनों, अध्यापकों तथा अन्य बड़ों से इस बात से संबंधित महत्वाकांक्षा की वह एक दिन उन्हें अवश्य समझें तथा जैसा चाहते हैं वैसा ही उनकी ज़िंदगी जीने दें उन्हें। तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। फिर इस बात की भी आवश्यकता होती है कि निर्णय लेने समय उसके सहमत होते हुए सभी उसके नेतृत्व के कार्यों को सराहना करें। अपने सामाजिक समूह, हमजोली, मित्र मंडली, माता पिता, गुरुजन तथा उन्हें अपनी इच्छाइयों, बुराइयों सहित स्वीकार कर लेने की भी उनकी इच्छाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। यौन आनंद उठाने संबंधित इच्छाएं, आवश्यकताएं काफ़ी प्रबल होती हैं। तो उपरोक्त हमने जो बातें बताई आपको, ये विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की उचित पूर्ति और संतुष्टि के लिए किशोरों के लिए काफ़ी अधिक महत्व रखती है। और
वे अपने और अपने वातावरण के समायोजन या कुसमायोजन होने की चाबी एक तरह से किशोर की महत्वाकांक्षाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि या असंतुष्टि स्तर पर बहुत कुछ निर्भर करती है। इस संदर्भ में किशोरों को अपेक्षित मार्गदर्शन तथा परामर्श सेवाओं की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। ये मार्गदर्शन तथा परामर्श अध्यापक और माता पिता के द्वारा किशोरों को किस तरह से प्रदान किए जाएं, इस संबंध में भी कुछ बातें आपके सामने हम शेयर करना चाहते हैं, उसको भी आप ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले अध्यापक आते हैं, फिर माता पिता आते हैं, और विद्यालय द्वारा किशोरों के लिए क्या किया जा सकता है, विद्यालय अपने स्तर से उनके लिए क्या कर सकता है, इस पर भी बात हम करेंगे। तो किशोरावस्था में बच्चों का व्यक्तित्व का समुचित विकास करने के लिए आवश्यक है कि उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनसे परिचित हुआ जाए, उनको जाना जाए, समझा जाए, और उनकी जो संतुष्टि और निराकरण के लिए यथासंभव कोशिश किया जाए, प्रयत्न किया जाए। काम इतना आसान नहीं है जितना कि कहा जा रहा है, बल्कि इसमें बहुत सारी जटिलताएं, बहुत सारी समस्याएं हैं, और इसके लिए अध्यापक और माता पिता, विद्यालय द्वारा सभी ओर से कुछ विशेष आयोजन प्रयत्न करने की आवश्यकता है, जिससे क्या किया जाए, और इसके कुछ अगर हम सुझाव रखें तो थोड़ा सा उपयोगी हो सकता है। सबसे पहले किशोर मनोविज्ञान का समुचित ज्ञान, प्रॉपर नॉलेज ऑफ एडोलेसेंस साइकोलॉजी। तो किशोर मन बालक तथा प्रौढ़ मन से बहुत कुछ भिन्न होता है, बालक और प्रौढ़ से काफ़ी भिन्न और अलग होता है, और अतः किशोरों के व्यवहारों को ठीक प्रकार से समझने के लिए किशोर मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। उन्हें उनकी आवश्यकताओं में वृद्धि, विकास के विभिन्न पहलू और उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयाँ, समस्याओं का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तभी वह उनकी उचित तरीके से विकास और समायोजन में पूरी तरीके से सहायता कर सकते हैं और कर सकने में सक्षम हो सकते हैं। किशोर क्या चाहते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, तथा किस प्रकार से उनकी भ्रांतियाँ हैं, मानसिक तनाव है, कुंठा है, चिंता है, ये जो सारे विकार हैं, इन विकारों का शिकार होने से किस तरीके से उनको बचाया जा सकता है, यह सभी बातें किशोर मनोविज्ञान से संबंधित अध्ययन द्वारा ही ज्ञात हो सकती हैं, मालूम हो सकती हैं। तो यही कारण है केवल अध्यापक ही नहीं बल्कि माता पिता तथा समाज के अन्य उत्तरदायी व्यक्तित्व भी किशोर मनोविज्ञान का अध्ययन कर किशोरों की पूरी सहायता कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि माता पिता, अध्यापक, उनको सबको किशोर मनोविज्ञान का ज्ञान होना ही चाहिए। दूसरा है समुचित वृद्धि तथा विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाए। अब किशोरावस्था में वृद्धि के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था के अंत तक परिपक्वता के आने के साथ साथ मानसिक और शारीरिक रूप से जो कुछ भी वृद्धि होती है, वृद्धि कर लेती है, समुचित रूप में अधिक वृद्धि हो सके, इसके लिए माता पिता तथा अध्यापकों द्वारा घर, स्कूल दोनों से ही किशोरों को पर्याप्त सुविधाएं और अवसर देना काफ़ी आवश्यक है। किशोरों को संतुलित आहार मिलना चाहिए, उनके खान पान की अच्छी आदतें विकसित होनी चाहिए, स्वस्थ कैसे रहें, बीमारियों से कैसे बचें आदि महत्वपूर्ण तथ्यों से भी उन्हें परिचित कराया जाना चाहिए। उन्हें व्यायाम तथा खेल कूद के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उसके लिए अवसर भी प्रदान किए जाने चाहिए। किशोरों को मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। उनको अपनी मानसिक शक्तियों के समुचित विकास के लिए पर्याप्त सुविधाएं और अवसर भी दिए जाने चाहिए। यौन शिक्षा, उचित यौन शिक्षा प्रदान करना, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब सेक्स एजुकेशन की बात चल रही है, आज भी चल रही वर्तमान समय में। तो किशोरावस्था में यौन भावनाओं का उत्थान बहुत तीव्र हो जाता है। उनकी सारी चेष्टाएं और जो भी यौन प्रयत्नों और यौन आकर्षण अपनी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अवस्था में मासिक धर्म, स्वप्न दोष, समलैंगिक संबंधों के रूप में किशोर प्रायः कई तरह की समस्याओं, मानसिक तनाव, संघर्षों और ग्रंथियों में उलझ जाते हैं। अतः किशोरों की किसी न किसी रूप में समुचित यौन शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, वो अच्छा रहेगा।
दूसरा है किशोरों के साथ उचित व्यवहार करना। किशोर बहुत भावुक और संवेदनशील होता है। हमारे द्वारा अनजाने से भी कहीं मामूली सी गलती या व्यवहार उसके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। हमें उनकी आवश्यकताएं, रुचियों, आदर्शों के बारे में ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। नई पीढ़ी क्या चाहती है, उसकी क्या मांगे हैं, इस आधार पर ही हमें परामर्श और ताड़ना इत्यादि देनी चाहिए। अपनी इच्छाओं, मान्यताओं और आदर्शों को उनके ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। व्यर्थ में ही हर समय उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। करते रहने से किशोरों में एक तरीके से सहानुभूति खो बैठते हैं तथा वे अपना शुभ चिंतक न समझ करके उसको अपने मार्ग में रोड़ा भी समझने लगते हैं। तो अतः माता पिता तथा अध्यापकों को अपने और उसके बीच की जो दूरियां हैं उसमें अंतर कम होना चाहिए। उसे समझने की चेष्टा भी की जानी चाहिए और किशोरों की आलोचनाएं भी कम से कम की जानी चाहिए और उसकी आलोचना तो करना ही नहीं चाहिए। ऐसे आदर्श व्यक्तियों की आवश्यकता है जिनके व्यवहार का वह अनुकरण कर सकें। उन्हें माता पिता अध्यापकों की आवश्यकता है जो उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं पर ध्यान दे सकें और उसके आत्मसम्मान और स्वतंत्र दृष्टिकोण को यथासंभव रक्षा करते हुए उन्हें पूरा स्नेह दे सकें और उनके लिए पथ प्रदर्शन भी कर सकें। तो ये सारी बात का भी ध्यान विशेष देना चाहिए। संवेगों को प्रशिक्षण और संवेगात्मक आवश्यकता की पूर्ति। किशोरों में संवेगों का वेग बहुत प्रबल होता है और उनके संवेगात्मक व्यवहार अस्थिर और अपरिपक्व भी देखने को देखे जाते हैं। उनके संवेगों को भड़का कर जल्दी ही उन्हें तोड़ फोड़ और विध्वंसक कार्यों में लगाया जा सकता है। फलस्वरूप विभिन्न राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए उन्हें आसानी से काम में लाते देखे जा सकते हैं। इस दृष्टिकोण से किशोरों की संवेगात्मक शक्तियों को रचनात्मक मोड़ दिया जाना काफ़ी आवश्यक है और इसके अतिरिक्त किशोरों की संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी आवश्यक होती है। माता पिता, गुरुजन द्वारा किशोरों को अपने वय समूह या मित्र मंडली में भली भांति आत्मसात होने में पूरी सहायता करनी चाहिए। उन्हें बड़ों तथा हम उम्र के साथियों की उचित प्रशंसा, प्रतिष्ठा प्राप्त होने के लिए अनुकूल अवसर प्रदान किए जाने चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार उचित स्वतंत्र सुरक्षा, प्रोत्साहन और स्नेह मिलता रहना भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। किशोरों की विभिन्न रुचियों की पूर्ति करना, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, रुचियां हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको जहाँ तक संभव हो सके उसकी पूर्ति भी की जानी चाहिए। तो किशोरों की रुचियों अभिरुचियों में काफ़ी पर्याप्त अंतर भी देखा जाता है। अतः उसका उचित विकास के लिए उन्हें क्या क्या रुचियाँ व अभिरुचियाँ हैं उनका समुचित ज्ञान होना काफ़ी आवश्यक है। इसी ज्ञान के आधार पर हम उन्हें रुचिकर क्रियाओं को करने तथा पाठांतर क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में किशोरों के भिन्न भिन्न रुचियों एवं अभिरुचियों की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न विषयों, क्रियाओं की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वह अपनी प्रवृत्ति और योग्यताओं के अनुकूल उपयोगी कार्यों में भाग ले सकें। उनकी जिज्ञासा, घुमक्कड़ और साहसिक प्रवृत्ति की संतुष्टि के लिए भ्रमण, एनसीसी है ना, पर्वतारोहण तथा वैज्ञानिक अनुसंधान आदि कार्यों से सहायता भी ली जा सकती है। उनके आदर्शों, मानवतावादी दृष्टिकोणों को समाज और राष्ट्रीय कार्यों में अच्छी तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है और इस तरह से उनकी अपनी रुचि और अभिरुचि के अनुकूल कार्य करने के अवसर देकर के उन्हें भली भांति विकास के पथ पर अग्रसर भी किया जा सकता है। इस तरीके से उनकी रुचियों में अभिरुचियों को पूर्ति किया जाना चाहिए। अगला है धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा प्रदान करना। किशोरों की बढ़ती हुई अनुशासनहीनता, चरित्रहीनता, बेचैनी, विध्वंसकारी प्रवृत्ति के मूल में एक बड़ा कारण यह भी है कि उन्हें किसी प्रकार की धार्मिक और नैतिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाती। धर्मनिरपेक्षता के सामने रखते हुए उनके धार्मिक शिक्षा देने की अनेक शंकाएं प्रकट की जाती हैं, परंतु विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है क्योंकि सभी धर्मों की आधारभूत बातें लगभग एक सी हैं, एक जैसी हैं। अगर सभी धर्मों में से उनके जो शिष्ट संस्कार हैं, व्यवहार हैं, रीति रिवाज को निकाल दिया जाए तो सभी धर्म चरित्र उत्थान, सद्भावना और
मानवता, सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी कर्तव्यों को लेकर के अपने बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अतः धार्मिक शिक्षा के रूप में किशोरों को अपने चरित्र को ऊपर उठाने और की शिक्षा अवश्य प्रदान की जानी चाहिए। उन्हें धार्मिक संस्कारों, रीति रिवाजों की भंवरजाल से मुक्त कर आदर्शों को ग्रहण करने, चरित्र संबंधी अच्छाइयों से मुक्त होने के लिए पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। संत और महापुरुषों के आदर्श आचरण उनकी सामने रख करके उन्हें बताए गए मार्ग पर चलने के लिए भली भांति प्रेरित किया जा सकता है। परंतु यह सब तभी हो सकता है जबकि माता पिता गुरुजन अपने स्वयं के आचरण और व्यवहार द्वारा नैतिकता व चरित्र संपन्नता के उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करें। अतएव माता पिता, अध्यापकों तथा समाज के अन्य जो उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनको इस दिशा में समुचित प्रयत्न करने चाहिए। फिर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। बच्चों को इस अवस्था में चूँकि अपने व्यवसाय के प्रति काफ़ी चिंतित होते हैं, तो किशोर पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं और इस मार्ग में खाने पीने की जो उनकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए आवश्यक धन संबंधी कठिनाई उनके आड़े आती है। अतः प्रत्येक किशोर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने की कामना लिए हुए होता है। उनका भविष्य में क्या व्यवसाय होगा, किस तरह की अपनी रोजी रोटी कमा सकेंगे, इस तरह के प्रश्न उनके मस्तिष्क में घूमते रहते हैं और ऐसी अवस्था में उन्हें पर्याप्त व्यावसायिक निर्देशन और उचित व्यावसायिक शिक्षा की भी ज़रूरत होती है। आज युवकों में जो निराशा और उद्देश्यहीनता की लहर एक तरीके से व्याप्त है, उसके मूल में व्यावसायिक शिक्षा और निर्देशन का अभाव है और शिक्षा प्राप्त करने में एड़ी चोटी का पसीना बहाने के बाद भी अपने आप को आजीविका कमाने में असमर्थ हो पाते हैं और अतः शिक्षा को प्रत्येक अवस्था और व्यवस्था में उद्योग धंधों से जोड़ने का प्रयत्न भी किया जाना चाहिए। मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं की व्यवस्था। किशोरों को पर्याप्त मार्गदर्शन और परामर्श की आवश्यकता है। इसके अभाव में वे विघ्न उद्देश्यहीन होकर शिकार हो जाते हैं। किशोरों को स्वयं अपनी समस्याएं होती हैं जिन्हें सुलझाने के लिए समुचित सहायता की आवश्यकता होती है। अतः विद्यालयों में पर्याप्त मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। समाज सेवा संस्थानों द्वारा भी उनके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। तो किशोरों की समस्याओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने ऊपर जो सुझाव दिए हैं वह किसी न किसी तरह से अपने आप में पूर्ण नहीं कहे जा सकते हैं। बहुत कार्य पेचीदा है, इसलिए सभी दिशाओं में पूरा प्रयत्न करने की आवश्यकता है। सभी किशोरों को अपनी अपनी विशेष प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। अतः उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं के निपटने के लिए कोई सामान्य नियम और सिद्धांत नहीं बनाए जा सकते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर के उपयुक्त परामर्श एवं मार्गदर्शन दिया जाना ही एकमात्र उपाय है जिससे हम किशोरों की जो समस्याएं हैं, जो उनकी उलझनें हैं, उसको ठीक प्रकार से सहायता कर सकते हैं। अतः किशोर लड़के और लड़कियों को अच्छी तरह से समझकर उनका विश्वास प्राप्त करके उचित मार्ग निर्देशन के लिए पूरे प्रयत्न किए जाने चाहिए और लगातार इसमें करते रहना चाहिए। तो ये सब बातों आपसे शेयर करनी थी जो कि एडोलेसेंस के संदर्भ में थी। तो हम लोगों ने इस पर लगभग पूरी तरीके से लगभग अपने इस 1 घंटे की वीडियो में हमने आपके समक्ष रखा और इस पर क्लास भी होगा, नोट्स भी इस पर भेजा जाएगा। तो जो भी समस्याएं आपकी इसमें जो बातें आपको अस्पष्ट रह गई होंगी या न समझ पाए होंगे उसको वहाँ से आप समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप जो भी अच्छा ख़राब आपका अनुभव रहेगा इस वीडियो को देखने सुनने के बाद उसको आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं और उसको आगे की वीडियो में पूरा करने के लिए कोशिश की जाएगी। इसलिए आपके सुझाव सादर आमंत्रित है, आप ज़रूर अपना सुझाव दें कमेंट जरूर। तो इस तरह से लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतना समय दिया, अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद आपको सभी को एक बार पुनः। ठीक है, नमस्कार। प्रिय छात्राध्यापकों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी प्रकार से होंगे और जो भी वीडियो
भेजा जा रहा है उसको देख करके और सुन करके कुछ आप अपने नॉलेज में वृद्धि कर रहे होंगे, ऐसी ही आशा एवं विश्वास है। इसी आशा एवं विश्वास के साथ आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक पर वीडियो के लिए। आपके फर्स्ट यूनिट में जो लास्ट टॉपिक है वो एडोलेसेंस पे है, जिस पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं एडोलेसेंस विथ स्पेशल रेफरेंस टू द नीड्स एंड प्रॉब्लम, जो उसकी समस्याएं और आवश्यकताएं उसके संदर्भ में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जो अलग अलग पक्ष जिसमें एडोलेसेंस में फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, सोशल हो गया और मेंटल, इस चार के संदर्भ में विशेष रूप से हम देखेंगे। और वैसे तो इसके बारे में हमने पूरा बता ही दिया है, लेकिन चूँकि इसमें स्पेशल रेफरेंस में दे रहा है अलग से एडोलेसेंस का, और इसमें चूँकि प्रश्न भी एडोलेसेंस पे ज़्यादातर आते हैं, तो हम इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं हम कि किशोर किसे कहते हैं। जब ये बात स्पष्ट हो जाएगी किशोर किसे कहते हैं, तो हम लोग यह भी देख लेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, उनका किस प्रकार से फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, और इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, ये चार के पक्ष में हमें देखना है। तो सबसे पहले बात आती है किशोर किसे कहते हैं। तो इसके लिए कोई इतना टेक्निकल प्रॉब्लम है या ऐसा नहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इतने से इतने आयु को ही किशोर कहा जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता होती है। उस व्यक्तिगत भिन्नता के कारण आयु को लेकर के, उनके वृद्धि को लेकर के बहुत सारे अंतर हैं। ये बहुत सारे अंतर होने के कारण बहुत सारे हेरिडिटी, वातावरण, फिजिकल और सांस्कृतिक, भौतिक वातावरण, जलवायु, ये सब कारण है जिसके कारण किशोरावस्था को एक समय सीमा में बांधना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कठिन है। तो जैसा कि अगर हम देखें तो हमारे यहाँ किशोरावस्था जल्दी प्रारंभ हो जाती है और जल्दी समाप्त भी हो जाती है, जबकि विदेशों में देखें, अगर यूरोप अमेरिका में देखें तो वहाँ पे 2-3 साल का अंतर होता है ना। लड़कों का 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलता है और लड़कियों का 13 वर्ष से 19 वर्ष तक चलता है, जबकि हमारे यहाँ लड़कों का 19 वर्ष तक चलता है और लड़कियों का 17 वर्ष तक चलता है, 11 वर्ष से लेकर। तो इस तरीके से अंतर है। तो किशोर हम अगर इसको देखें तो ऐसे कह सकते हैं कि जब किशोर और किशोरियों में संतान उत्पत्ति की क्षमता आ जाए तब समझ लेते हैं उन्हें किशोर कह सकते हैं, या जब उनमें प्रौढ़ों जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, ये सारे डेवलपमेंट जितने होने चाहिए पूरे हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं किशोरावस्था की समाप्ति की ओर है। तो इस तरीके से हम किशोर किसे कहा जाए, इस संबंध में थोड़ा सा बहुत एक नियम नहीं है, एक लाइन में इसको नहीं कहा जा सकता है। अब किशोरावस्था में वृद्धि और विकास का स्वरूप क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं हर अलग अलग पक्ष में। जैसे वहाँ तो हमने देखा है, लेकिन यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। तो किशोरावस्था जैसे कि आप जानते हैं एक प्रकार से जो शैशव काल है, इन्फेंसी स्टेज है, उसी की एक पुनरावृत्ति होती है या पुनरावृत्ति भी कही जाती है। प्रश्न भी बनता है, स्पष्ट कीजिए किशोरावस्था को शैशव काल की पुनरावृत्ति माना जाता है। तो इस अवस्था में शैशव काल में जैसे बच्चे बहुत शरारती होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं, उनकी रुचि, इच्छाएँ अस्थायी होती हैं, उसी तरीके से किशोरावस्था में व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं में अत्यधिक गति गतिशील रहती है, गति में काफ़ी वृद्धि एवं विकास भी होता है। और किशोर भी शिशु की तरह से अत्यधिक काफ़ी चंचल होते हैं, अशांत होते हैं, उत्तेजित होते हैं, संवेदनशील होते हैं, भावुक होते हैं। और इस अवस्था में वृद्धि एवं विकास की सभी दिशाओं में बच्चा तेजी से ही आगे बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें जो नवीन नए नए परिवर्तन दिखाई देते हैं, उन नए नए परिवर्तन
को संक्षेप में अगर हम देखें तो किशोरावस्था में होने वाली जो वृद्धि और विकास है उससे संबंधित कुछ उसको निम्न रूपों में देखा जा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम शारीरिक वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में देख लेते हैं। तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में अगर हम देखें तो यह पाएंगे कि इस अवस्था में जो शारीरिक वृद्धि और विकास हो रहा है बच्चों का, वह काफ़ी अत्यधिक तेज़ी से होता है और वृद्धि एवं विकास में इतनी तीव्रता होती है कि लगभग सभी ग्रंथियों जो भी ग्रंथि हैं वो सारी ग्रंथियां एक तरीके से काम करना प्रारंभ कर देती हैं और पूरी तरीके से अपना कार्य शुरू कर देती हैं, और जिसका परिणाम यह होता है कि इस अवस्था की समाप्ति पर, यानी किशोरावस्था की समाप्ति पर तक सभी व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक विकास वृद्धि अपनी उच्चतम सीमा तक कर लेते हैं। जितना होना होता है उतना हो जाता है तथा अपने एक विशेष आकार, ढील, लौल, रंग, रूप को वह प्राप्त कर लेते हैं। उनकी हड्डियां, मांसपेशियां भी काफ़ी मजबूत, सशक्त हो जाती हैं, जिसमें किशोर की गत्यात्मक क्रियाओं की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हो जाती है और काफ़ी कार्यकुशल भी हो जाते हैं। तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास के परिणाम स्वरूप किशोर में कई नए आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। उनके हाथ के नीचे या बगल जिसको बोलते हैं अंडर आर्म्स और गुप्तांगों में घने बाल उग जाते हैं। लड़की लड़कियों में दोनों में अपने अपने लिंगगत विशेषताओं की दृष्टिकोण से शारीरिक वृद्धि एवं विकास अलग अलग मानदंडों को छूते हैं। लड़कियां के कूल्हे जो होते हैं उनमें मांस में काफ़ी वृद्धि हो जाती है और उनकी जो चेस्ट है, छाती है, उसमें भी पर्याप्त उभार आने लगता है, उभार विकसित हो जाता है। जबकि लड़कों के चेहरे में दाढ़ी, मूंछ आने लगते हैं और दोनों की आवाज़ में भी पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। लड़कों की आवाज़ थोड़ा सा भारी हो जाती है, कर्कश हो जाती है, जबकि लड़कियों की आवाज़ मधुर, सुरीली एवं उसमें कोमलता आ जाती है। तो इस तरीके से उनमें आवाज़ को लेकर के भी अंतर दिखाई देता है। लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है और लड़के स्वप्न दोष के शिकार होने लगते हैं। इस प्रकार की इस अवस्था की समाप्ति तक प्रायः सभी लड़के पुरुषोचित और सारी लड़कियां स्त्रियोचित शारीरिक विशेषताओं को ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह से उनका शारीरिक डेवलपमेंट अपने पूर्ण परिपक्वता अवस्था में आ जाता है। श्रव्य संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। संवेगात्मक विकास के पक्ष में अगर हम देखें तो यह स्पष्ट है कि किशोर पर्याप्त रूप से संवेगात्मक विकास कर लेता है और उसका संवेगात्मक विकास हो जाता है। जितने भी संवेग उसमें विकसित होने होते हैं उसका वह अर्जन पूरी तरीके से कर लेता है, जिसमें चिंता, भय, ईर्ष्या, क्रोध आदि सारे संवेग अपने विकास के शिखर पर पहुंच जाते हैं। और संवेगात्मक विकास के तीव्र दौर में किशोर एक बार शिशु की तरह संवेगात्मक स्थिरता और तीव्रता का अनुभव करता है। इस समय में शारीरिक वृद्धि और विकास के अपने चरम सीमा पर पहुंच जाने के कारण किशोर को अपने शारीरिक और उसे गत्यात्मक कार्यों में करने के लिए पर्याप्त शक्ति और देने में समर्थ बन जाता है। अतः किशोरों में संवेगों की अभिव्यक्ति काफ़ी प्रखर एवं सक्रिय दिखाई देती है। अगर एक क्लास मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार देखें तो इनका कहना है कि किशोर का जीवन बहुत अधिक संवेगात्मक होता है, जिसमें हमें एक बार उसके अत्यधिक उग्र और निराशा की गहराइयों के बीच झूलते हुए व्यवहार के माध्यम से मानव व्यवहार के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों बातें, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों पक्षों का ही मिला जुला रूप देखने को मिलता है। इसलिए किशोरावस्था को प्रायः तनाव और दबाव की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार जैसा कि रास ने संकेत दिया था कि किशोरों की संवेगात्मक अभिव्यक्ति में अस्थायित्व तो नहीं होता है, वो अस्थायी प्रकृति होते हैं और उनके संवेग अधिक अस्थायी एवं परिवर्तनशील होते हैं, परंतु उनकी गति बहुत प्रबल होती है। इसलिए एक किशोर को अपने संवेगों की पूरी तरह से नियंत्रण रखना काफ़ी कठिन होता है।
वास्तव में किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक में संवेग अस्थायी रूप लेने लगते हैं और उसकी आत्मचेतना, आत्मसम्मान तथा स्वाभिमान में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और समूह भक्ति, प्रेम के अस्थायी भाव काफ़ी विकसित होकर के उसे बहुत अधिक भावुक बना देते हैं। वह जो भी अनुभव करता है, जो भी चीज़ें महसूस करता है, उसे बहुत गहराई से अनुभव करता है और फिर अपनी प्रतिक्रिया भी बहुत उग्र ढंग से व्यक्त करता है। इस तरीके से संवेगात्मक विकास में ये बातें किशोरावस्था में लिखी जाती हैं। फिर है सोशल डेवलपमेंट। किशोरावस्था में सामाजिक संबंधों में काफ़ी विकास होने लगता है और किशोर का काफ़ी मेलजोल भी बढ़ जाता है। छोटी आयु में बच्चा समाज के नियमों, हितों और संबंधों की कोई परवाह नहीं करता था, लेकिन उसमें अहम और व्यक्तिगत स्वार्थ अधिक रहता था। किशोरावस्था में वही बच्चा अपने सामाजिक विकास के फलस्वरूप सामाजिक उत्तरदायित्वों को समझने लगता है, नियमों के अनुकूल अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। किशोर का सामाजिक दायरा भी काफ़ी बाल्यावस्था की अपेक्षा काफ़ी विस्तृत हो जाता है, बढ़ जाता है और वह अपने विपरीत लैंगिक आकर्षण को अनुभव करता है, अपने आप को वय समूह, पीयर ग्रुप या मित्र मंडली से अच्छी तरह से जोड़ने का प्रयत्न करता है। अपने जो समायु या मित्र मंडली उसके आदर्श, उसके चरित्र बन जाते हैं और वह समूह जो सोचता है और जो करता है वह भी उसको करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे समूह का बहुत महत्व होता है इस अवस्था में। अपने वह समायु के द्वारा स्वीकार किए जाने वाले जो उपेक्षा है, तिरस्कार है, उसके लिए वो सबसे अधिक असहनीय और हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो इससे किशोरों में कुसमायोजन संबंधी अनेक समस्याएं भी इस समय देखी जाती हैं और किशोरावस्था में के बच्चे सामाजिक पहलू से दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन माता पिता और परिजनों के साथ उसके अपने संबंधों को लेकर के दिखलाई पड़ता है। हम इस उम्र में उसे अब स्वतंत्र होने की धुन सवार हो जाती। वह चाहता है कि उसके माता पिता, परिवार के सदस्य उसके किसी काम में कोई हस्तक्षेप न करें, बालक समझ करके उसकी उपेक्षा न करें। वह अपने द्वारा अपनी हिफाजत करना चाहता है, अपना समझता है और अपने विचारों एवं भावों को पूरी तरीके से स्वतंत्रता वो चाहता है। इस तरीके से ये सारे भाव उसमें विकसित हो जाते हैं और वह अपने माता पिता की कही हुई बातों को, उनके द्वारा सुझाए गए निर्देशों को, मार्गों को वह नहीं अपनाता है, उस पर चलना नहीं चाहता है। अपने वय समूह या मित्र मंडली का मार्ग और परामर्श उसे काफ़ी आकर्षित करते हैं, प्रिय भी लगते हैं और उस पर वह चलना चाहता है। तो ऐसी अवस्था में माता पिता अथवा अभिभावक को अनावश्यक उस पर अंकुश और विरोध के फलस्वरूप कभी कभी किशोर उससे विद्रोह भी कर बैठते हैं, घर से भाग जाते हैं और यहाँ तक कि स्थिति ज़्यादा बिगड़ जाती है तो बच्चे आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो इसलिए इस अवस्था में बच्चों के साथ बहुत ही जागरूक और सक्रिय रूप से उनके साथ पेश आना चाहिए और न ही उनके अत्यधिक कड़ाई देनी चाहिए और न ही बहुत उनको स्वतंत्रता भी देनी चाहिए। तो ये बातें हैं। तो बौद्धिक विकास के संदर्भ में देख लें, हम अगर देखें तो लगभग किशोरावस्था में 100% जितना बौद्धिक विकास होना होता है हो चुका होता है और जहाँ तक मानसिक शक्तियों के क्रियान्वित होने का प्रश्न है तो वहीं किशोरावस्था में सबसे अधिक वृद्धि और विकास का समय होता है और इस उम्र में बुद्धि अपनी चरम सीमा पर पहुँचने का प्रयत्न करती है तथा जो तार्किक चिंतन है, सूक्ष्म तथा गहन एकाग्र शक्ति है, एकाग्रता है आदि सभी मानसिक शक्तियों पर्याप्त विकसित हो जाती हैं। स्मरण है, तर्क शक्ति है, ध्यान है, चिंतन है, प्रत्यक्षीकरण है, ये सारी क्षमताएं इसकी काफ़ी विकसित हो जाती हैं और अब वह कार्य और कारण संबंधी को ठीक प्रकार से खोज करना आरंभ कर देता है। उसमें पर्याप्त मौलिकता भी देखी जाती है और वह अपने प्रत्येक वस्तु को आलोचक की दृष्टि से देखने लगता है। किशोरावस्था में अगर हम देखें तो भावना, कल्पना, मौलिकता और उत्साह का सम्मिलित अनुकूलन प्रभाव अनेक
लेखक, कवि, चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतज्ञ, दर्शन शास्त्री तथा अन्वेषकों को काफ़ी जन्म देता है। और अतः इस अवस्था में किशोरों की कल्पना शक्ति को अनुकूल दिशा में प्रवाहित करने के लिए गंभीर प्रयत्न किए जाने चाहिए, जिससे वह जो बनना चाहता है इस आयु में वो बन जाए। नायक पूजा बच्चों में देखी जाती है। हीरो वार्षिक भी इस उम्र में काफ़ी प्रचलित होती है और इसकी रुचियों का क्षेत्र भी है बहुत विस्तृत होता है, व्यापक होता है। विशेष रूप से वह साहसिक कार्यों, घूमने फिरने तथा रहस्य एवं रोमांच से परिपूर्ण कहानियाँ, घटनाओं में काफ़ी रुचि लेने लगते हैं। किशोरावस्था में कर्मण्यता की आयु, एज ऑफ एक्शन है। जो कुछ सोचते हैं उसे वह कर दिखाते हैं और उसे क्रिया के रूप में परिणित करने के लिए काफ़ी वह आक्रामक रहते हैं, उग्र रहते हैं। उनमें नापसंद, रुचि, अरुचि अस्थायी रूप से विकसित हो जाती है। तो इस तरीके से मेंटल डेवलपमेंट बच्चों का या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यहाँ पे इस प्रकार से हो जाता है। अगला है नैतिक एवं धार्मिक विकास। अब नैतिक एवं धार्मिक मान्यताओं का विकास भी किशोरावस्था की ही देन है। सामाजिक विकास की दिशा में अपने कदम ठीक प्रकार से बढ़ने के परिणाम स्वरूप किशोर सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं से काफ़ी परिचित हो जाते हैं तथा सामाजिक दायित्वों, नैतिक मूल्यों को मान्यता देने लगते हैं और समूह भावना का उचित विकास भी उन्हें नैतिकता की ओर खींचता है। अस्थायी भावों और विशेष करके आत्मसम्मान का भाव उत्पन्न होने के कारण उनमें चारित्रिक तथा नैतिक विकास में बहुत सहायता मिलती है। चरित्र जिसके माध्यम से एक व्यक्ति को अच्छा या बुरा विभूषित किया जाता है, विशेष करके इसी अवस्था की देन है। और धर्म और धार्मिक संस्कारों, विश्वासों का प्रभाव भी जीवन में पहली पहल इसी उम्र में वह अच्छी तरीके से अनुभव करने लगते हैं। फलस्वरूप किशोरों में प्रायः ईश्वर, धर्म, आस्तिकता, नास्तिकता के बारे में बातें करता हुआ बाह्य आत्मा, जीवन मरण, पाप पुण्य की दार्शनिक उथियों को सुलझाते हुए भी यहाँ पे देखा जा सकता है। इस तरीके से नैतिक और धार्मिक के संदर्भ में इनकी ये भावनाएं होती हैं। एक हम यहाँ पे और महत्वपूर्ण है, सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। यौन संबंधी विकास महत्वपूर्ण। किशोरावस्था की अपनी एक प्रमुख विशेषता है यौन संबंधी विकास को लेकर के। यौन संबंधी विकास अपने वास्तविक रूप में किशोरावस्था के साथ साथ ही शुरू हो जाता है और उसके समाप्ति काल पर तक उसमें सर्वोच्च शिखर पर वो पहुँच जाता है। वास्तव में किशोरों का संपूर्ण व्यक्तित्व और व्यवहार ही अगर अतिशयोक्ति न समझा जाए तो लैंगिक और यौन आकर्षण से प्रभावित रहता है और इस उम्र में भी शैशव काल की तरह यौन संबंधी कुछ अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। सबसे पहला आत्म प्रेम की अवस्था। प्रारंभिक स्तर पर किशोर लड़कों और लड़कियों में स्वप्रेम की भावना या अपने से प्रेम करते हैं। वह तरह तरह के श्रृंगार करना, अपने प्रत्यंगों को सजाना, दर्पण में निहार करके बार बार देखना और देख करके काफ़ी प्रसन्नता का अनुभव करना करते हैं। हस्तमैथुन अथवा अपने आप योनि घर्षण द्वारा आनंद उठाना भी इस अवस्था में बहुधा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आत्म प्रेम की अवस्था यहाँ पे देखी जाती है। दूसरा समलैंगी संबंधी अवस्था, स्टेज ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। इस दूसरे स्तर पर किशोर लड़कों और लड़कियों में समलैंगिक की प्रति रुचि काफ़ी दिखाई देती है। वह एक दूसरे के शरीरों, अंगों का उपयोग करते हुए आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इस तरीके से समलिंगी प्रेम भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाता है। और फिर विपरीत लिंग संबंधी प्रेम, हेट्रोसेक्सुअल स्टेज। यौन संबंधी विकास के इस अंतिम स्तर पर किशोर लड़के और लड़कियां परस्पर एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, सम्मोहित होते देखे जाते हैं। लड़कियां लड़कों के प्रति और लड़के लड़कियों से मित्रता बढ़ाने लगते हैं। यहाँ तक कि यौन संबंध स्थापित करने के इच्छुक और प्रयत्नशील भी वो दिखलाई देते हैं। इस तरह से 3 प्रकार का प्रेम बच्चों में देखा जाता है, स्व के प्रति, समलिंगी और विसमलिंगी। तो ये तो बातें हो गई ये 4-5 पक्ष में किस तरीके से उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। अब हम लोग देख लेंगे किशोरों की आवश्यकताएं और समस्या।
कौन कौन सी उनकी आवश्यकताएं हैं और क्या समस्याएं हैं। तो जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति जब नहीं होती तो वही उस समस्या को रूप ले लेती है। इस तरीके से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो किशोरों की जो आवश्यकताएं और समस्याएं हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस। तो चलिए उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। अब किशोरावस्था अगर हम देखें तो किशोरों की वृद्धि और विकास के विभिन्न पहलुओं से हमने परिचित हो गए हैं हम लोग, और परिचित होने के पश्चात किशोरावस्था की विशेषताएं हैं उन पे अलग अलग तरीके से विचार किया जा सकता है। इस अवस्था में कई प्रकार की अनावश्यक तनावपूर्ण परिस्थितियां, कुसमायोजन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनका अध्ययन और उनका निवारण करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार की सभी समस्याओं और किशोरों की अपनी आवश्यकताओं की चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले शारीरिक परिवर्तन संबंधी समस्याएं या उलझने। तो प्रॉब्लम्स ऑन अकाउंट ऑफ सोमैट्रिक वेरिएंस। तो शारीरिक परिवर्तन संबंधी जो उलझने हैं, जो समस्याएं हैं, किशोरावस्था में लड़के और लड़कियों दोनों में शारीरिक रूप से आंतरिक और बाह्य परिवर्तन होते हैं जो उन्हें अजीब सी उलझनों में डाल देते हैं और अजीब सी समस्याओं में भी कभी कभी ग्रसित हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो इन सारी समस्याओं और उलझनों का हम लोग विस्तृत अध्ययन यहाँ पे करेंगे। किशोरावस्था के प्रारंभ में ही मासिक धर्म के दौरान जो रक्त का प्रवाह लड़कियों में अनावश्यक रूप से चिंतित कर देता है उनको, और इस स्वाभाविक कार्य से बिल्कुल अपरिचित होने के कारण होने की दशा में तो कई बार ऐसे लड़कियों को बहुत सी कुंठाओं और दिमागी परेशानियों से घिरा हुआ पाया जाता है। इसी प्रकार से लड़के भी स्वप्नदेश वेड ड्रीम्स के परिणाम स्वरूप अपनी अमूल्य निधि को व्यर्थ होने की चिंता में भूले रहते हैं, और इस प्रकार लड़के और लड़कियां दोनों ही अज्ञानतावश चिंताग्रस्त रहते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता और चिंताग्रस्त रहते हैं तथा बहुधा अंतर्मुखी प्रवृत्ति और अपराधी भावना की शिकार भी हो जाते हैं इस अवस्था में। ये समस्याएं बच्चों में देखी जाती हैं, किशोर और किशोरियों में यहाँ पे देखी जाती हैं। दूसरा है मानव मात्र में व्यक्तिगत अंतरों का पाया जाना एक सहज स्वाभाविक बात है, और इस दृष्टिकोण से किशोरों में शारीरिक गठन, रंग, रूप, आकार तथा अन्य शारीरिक विशेषताओं में काफ़ी अंतर देखने को मिल सकता है, और इस प्रकार के व्यक्तिगत भेद किशोरों के लिए समस्याएं खड़ी कर देते हैं। वह अपने साथियों के साथ अपनी ऊंचाई, भार, पतलापन, मोटापन, ऊंचाई, लंबाई, चेहरे की कांति, शारीरिक गठन के शिकार होने लगते हैं। लड़कियां जहां अपनी छाती के कम उभार, स्तनों गोलाई कम होने तथा कूल्हों के पतलेपन के कारण चिंतित रहती हैं, वहीं लड़के अपने सीने की चौड़ाई, भुजाओं की लंबाई, लिंग के छोटे बड़े होने की दुविधा में पड़े रहते हैं। और इस तरह से लड़के और लड़कियों के लिए अपने शरीर के विभिन्न अवयवों का दूसरे साथियों की तुलना में पर्याप्त रूप से विकसित न हो पाना एक चिंता का विषय बन जाता है, और लड़कियां लड़कों की दृष्टि में अधिक आकर्षक बनना चाहती हैं। इस प्रकार से अपने स्वयं के शारीरिक ढांचों, उसके अंग विकास से संतुष्ट होना किशोर और किशोरियों के लिए बहुत ही महत्व का विषय है, तथा वह अपने शारीरिक परिवर्तनों को एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकृत करना भी उनके लिए बहुत आवश्यक है। तो ये सारी समस्याएं भी यहाँ पे किशोर और किशोरियों में देखी जाती हैं। तो ये तो हो गई शारीरिक परिवर्तन संबंधी उलझने और समस्याएं। दूसरा है आत्मचेतना का बलवती होना। किशोरावस्था में आत्मचेतना बहुत बढ़ जाती है। एक किशोर की यह इच्छा तीव्र हो जाती है और वह यह जानने के लिए अब वह कोरा बालक नहीं रहा है। वह अपने शारीरिक विकास और वृद्धि के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों को अपने सभी साथी संगी किशोर किशोरियों तथा अन्य बड़े व्यक्तियों को दिखाने के लिए लालयित रहता है। इसलिए किशोरावस्था में को प्रायः बनाव श्रृंगार का समय भी कहा जाता है। लड़के और लड़कियां दोनों ही अपने वस्त्रों को लेकर के, केश सज्जा को लेकर के, रंग रूप को निखारने को लेकर के, खाने पीने, चलने फिरने, बात करने,
इन आदि संबंधी दिशाओं में बहुत अधिक सावधानी बरतते हुए देखे जाते हैं और इससे संबंधित समस्याएं भी उनमें देखी जाती हैं। तो वास्तव में किशोरों में अपने समायु में अपना स्थान बनाना, उसमें प्रतिष्ठा अपनी अर्जित करना की चाह बनी रहती, की इच्छा बनी रहती और प्रत्येक किशोर इसका शिकार हो जाते हैं और वह विपरीत लिंग के सदस्यों के लिए आकर्षण का विषय बनने की कोशिश करते रहते हैं और उसके व्यक्तित्व की छाप उसके मित्र मंडली, उसके समूह पर अंकित हो जाए, ऐसी उनकी भी इच्छा बढ़ जाती है, ऐसी भी आवश्यकता उनकी होती है। और इसके अतिरिक्त किशोर बहुत अधिक भावुक, संवेदनशील और अनायास उत्तेजित हो उठने वाले होते हैं। वह हर प्रकार से अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने और स्वाभिमान को बचाए रखने का प्रयास करते हैं। आत्मनिष्ठा, आत्म प्रतिष्ठा और स्वाभिमान पर किसी तरह की चोट उसमें स्वाभिमान अगर लगती है तो उसमें कुसमायोजन संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं और इससे वह या तो विद्रोही हो उठते हैं या घर त्याग देते हैं अथवा कभी कभी वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। इसलिए इससे आँख नहीं मूंदना चाहिए और इससे पर बहुत ध्यान देना चाहिए। जो भी अभिभावक हैं, माता पिता हैं, शिक्षक हैं, और इनके प्रति पूर्णतः उदासीन और निष्क्रिय नहीं हुआ जा सकता। इनकी समस्याओं को गंभीरता से लेना है और उसको जहाँ तक संभव हो सके उसको जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा किया जाए और जो भी उसकी समस्याएं हैं उसका भी निदान करने के लिए उनको समय समय पर निर्देश सलाह दिया जाना चाहिए। अब काम चेतना में वृद्धि। किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति काफ़ी सक्रिय रूप ले लेती है और किशोरावस्था की अधिकांश समस्याएं अगर हम देखें तो यौन अंगों में के परिपक्व होने, यौन ग्रंथियों के अधिक सक्रिय उठने और काम भावनाओं के उमड़ने के फलस्वरूप ही पैदा होते हैं। पहले तो मासिक धर्म और स्वप्नावस्था में वीर्यपात की किशोर किशोरियों के लिए चिंता और कुंठा के विषय बने होते हैं और ऊपर से अपने यौन अंगों में से एक विचित्र अनुभूति होने के कारण जब वह अपनी संतुष्टि हस्तमैथुन या यौन घर्षण समलैंगिक विषमलैंगिक संबंधों के द्वारा करने का प्रयास करते हैं तो वह कुंठाओं और दुविधाओं के जाल में और अधिक घिर जाते हैं और वह स्वयं को अपना अपराधी और घिरा हुआ या पापी व्यक्ति समझने लगते हैं और कई मामलों में तो वह यहाँ तक उदाहरण बना लेते हैं कि हस्तमैथुन और लैंगिक संबंधों के फलस्वरूप अब वह वैवाहिक जीवन के योग्य नहीं रहे हैं और अब उनका जीवन निरर्थक और उद्देश्यहीन हो गया है। तो ये सारी समस्याएं भी किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों में देखे जाते हैं। तो काम चेतना में वृद्धि के कारण ये सारी समस्याएं आ जाती हैं और इन समस्याओं के निदान के लिए विशेष रूप से लड़कों को उनके पिता को और लड़कियों को उनकी माँ को ये सारी चीज़ें बताना चाहिए कि स्वाभाविक हैं, प्राकृतिक हैं, ऐसा होता है। समय के साथ ये सारी चीज़ें अपने आप स्वतः ही हल हो जाएंगी। तो इन सारे जो प्रश्न हैं बच्चों के मन में, जो समस्याएं हैं उनका उसके बारे में उनको वास्तविकता से परिचित कराना चाहिए। तो आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता। अब बच्चे इंडिपेंडेंस vs डिपेंडेंस, किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था का एक तरीके से बीच का समय होता है। किशोर एक ओर तो बचपन का पीछा नहीं छोड़ता, दूसरी ओर वह प्रौढ़ बनने की भूमिका जल्दी से जल्दी निभाना चाहते हैं। इसलिए एक किशोर को जहां बच्चे की तरह सुरक्षा, निर्देशन और प्यार की आवश्यकता होती है, वहीं पर एक प्रौढ़ व्यक्ति की तरह उसमें विचार एवं कार्यों में पर्याप्त स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्भरता की मांग भी बनी रहती है और वह यद्यपि सभी दिशाओं में पर्याप्त रूप से वृद्धि एवं विकास को प्राप्त कर लेता है, परंतु फिर भी वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो पाता है और उसका शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माता पिता तथा अन्य बड़े व्यक्तियों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और किशोरावस्था में होने वाले आकस्मिक शारीरिक परिवर्तनों और विकास के परिणाम स्वरूप उसमें जो चिंता, बेचैनी, भय और असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है, उसका निराकरण भी माँ बाप तथा अन्य परिजनों के स्नेह द्वारा ही संभव हो पाता है। यह संभव है। इसके अतिरिक्त अनियंत्रित संवेगों की बाढ़ लिए हुए जब वह साहस एवं नवीनता से ओतप्रोत कार्यों के लिए आगे बढ़ते हैं
तो उसे पथ प्रदर्शन और परामर्श की भी आवश्यकता होती है। तो इस समय काफ़ी सजग, सतर्क और सक्रिय रूप से जो माता पिता हैं उनको बच्चों के साथ पेश आना चाहिए। अब फिर दूसरी ओर उसका सामाजिक क्षेत्र भी काफ़ी विस्तृत हो जाता है, बढ़ जाता है, और वह अपने माता पिता को ले लें, अपने से बड़ों को ले लें, उनकी देखभाल करते रहने में अपमानित अनुभव करता है। वह अपने आप को पूरी तरीके से परिपक्व, अनुभवी और समझदार व्यक्ति मानता है, और वह यह दिखाना चाहता है कि वह बालक नहीं रहा है, वह एक प्रौढ़ व्यक्ति हो गया है, एक जिम्मेदार व्यक्ति हो गया है, और उसमें परिवार के गंभीर मामलों में अब उसकी राय ली जानी चाहिए तथा उसे अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार चलने, कार्य करने की भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इस प्रकार प्रौढ़ व्यक्ति की तरह स्वतंत्रता का उपयोग करने की उसकी चाह होती है, उसकी इच्छा होती है। बालक की तरह आश्रित रहने की मजबूरी इस दोहरे व्यवहार के कारण वह काफ़ी उलझन में रहता है। साथ ही माता पिता भी यह तय नहीं कर पाते हैं कि अब वो उसे बालक जैसा व्यवहार करें अथवा परिपक्व अवस्था मान कर चलें। तो कभी तो उसे यह कह करके कई बार डांट दिलाते हैं कि जब तुम बच्चे नहीं रहे, और कभी वे कहते हैं तुम अभी बच्चे हो, तो तुम्हें ये सब कहने करने अथवा समझने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से किशोरावस्था का बच्चा बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के दोहरे दायित्वों के बीच एक तरीके से पिसता रहता है, और वह निर्भर रहे अथवा स्वावलंबी बन जाए। मानसिक उथल पुथल का शिकार रहता है। उसके आगे जाकर उसमें व्यक्तित्व के समायोजन संबंधी बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं और उत्पन्न होती भी हैं। इसलिए बच्चों में इन सारी बातों का भी ध्यान देना चाहिए।